मान लो मैंने नमक को पानी में डाला, क्या तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि इसके अंदर पानी में नमक डाल रखा है? नहीं ना। तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक बात है। अगर वो पानी है H2O तो उसका रेशियो बाय मास क्या रहेगा? सेम होगा। उसके बाद आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल। एक ही है तो एक ही अपॉन टोटल। तो आप लोगों को सेशन जो है वो लास्ट तक जरूर देखना है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और बच्चा लोग वेलकम करते हैं मैम आपको आज के माइंड मैप सीरीज में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि प्रायर चैप्टर हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको एक प्रॉपर माइंड मैप के थ्रू, यानी देख रहे हो मैम ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करी है। ये माइंड मैप मैंने आप सभी के लिए स्पेशली डिजाइन किया है, जो कि है डिटेल्ड माइंड मैप, यानी कि हम सब कुछ कवर करेंगे चैप्टर का इस डिटेल्ड माइंड मैप के साथ में। तो तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि मैम हमने नहीं बनाया माइंड मैप तो अब क्या, मैम बना के लेके आई, ये जिम्मेदारी मैम ने तुम्हारी अपने कंधों पे रख ली है। तो आप लोगों को सेशन जो है वो लास्ट तक जरूर देखना है। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे हमें जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। वीडियो छोटी ही रहेगी, क्रिस्प रहेगी, लेकिन सब कुछ कवर करेंगे, बट थोड़ा सा स्पीडन अप करेंगे ताकि टुगेदर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सके, क्योंकि एक एक टाइम हमारा बहुत कीमती है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला पोर्शन, यानी कि मैटर। मैटर क्या होता है? एज वी ऑल नो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर का बच्चों दो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की। सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड के बीच में होते हैं और गैसेस के बहुत कम होते हैं। थर्मल एनर्जीज की बात करेंगे तो गैसेस के पास में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की, राइट? उसके बाद केमिकल अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो केमिकली हम मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें सेम तरीके के पार्टिकल से मिलके बनते हैं, और मिक्सचर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जिनका फिक्स रेशियो नहीं होता है, राइट? बहुत बेसिक चीज है ये। प्योर सब्सटेंसेस को दो पार्ट में, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है? अगर आपको ये कंप्लीट हो आता है तो आप आगे भी कर सकते हो, स्पीड में देख सकते हो। एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें एक ही तरीके के एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। कंपाउंड में डिफरेंट होते हैं जो कि फिक्स रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करके बनते हैं, जैसे वाटर, CO2, SO2 ले सकते हो। एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के अंदर, और कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक पे तो तुम्हारे वैसे ही मास्टरी है, और इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन के कंपाउंड्स हम बात करेंगे ऑर्गेनिक के अंदर, राइट? मिक्सचर्स के अंदर फर्दर क्लासीफाई है दो टाइप में, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। नाम से सब कुछ क्लियर हो रहा है। होमो मतलब सेम, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मान लो मैंने नमक को पानी में डाला, क्या तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि इसके अंदर पानी में नमक डाल रखा है? नहीं ना। सारा नमक इक्वली स्प्रेड अप हो जाता है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ऐसे को क्या बोलेंगे? होमोजीनस। हेट्रोजीनस का मान लो कि मैंने नमक की जगह मिट्टी ले ली और पानी में डाल दिया, सैंड इन वाटर, अब तो दिख रहे हैं अलग अलग स्पॉट्स। तो ये क्या है? हेट्रोजीनस, जिसमें कंपोजिशन सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, राइट? उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि केमिस्ट्री, जिसको हम पढ़ रहे हैं। क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस जो डील किससे कर रही है? एटम्स, मॉलिक्यूल से, उनकी स्टडी कर रही है, उसको बोलेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज आती है एटम। एटम क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ अ मैटर, यानी कि किसी भी चीज को मल्टीपल पीस में तोड़ दो, छोटी यूनिट बोलेंगे एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम कंबाइन करते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल अगर सारे के सारे सेम एटम के बने हुए हैं वो है होमो एटॉमिक, और अगर डिफरेंट एटम के बने हैं तो उसको बोलेंगे हेट्रो एटॉमिक। उसके बाद आता है एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, बेस में उसके पैरों में लिखेंगे एटॉमिक नंबर और हेड पे लिखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर बेस पे, एटॉमिक मास ऊपर। तो ये अलग अलग तरीकों से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। मास नंबर बेस पे, एटॉमिक नंबर जो है, मास नंबर जो होगा वो ऊपर रखा जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे रखा जाएगा, राइट? एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करें? तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, और वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, बट फॉर न्यूट्रल स्पीशीज। चार्ज स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम नहीं होते हैं। उसके बाद बात करेंगे एटॉमिक मास, यानी मास नंबर की बात कर रहे हैं। मास नंबर की बात कर रहे हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं मास नंबर। मास नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। मास नंबर किसके इक्वल होता है बच्चों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, राइट? न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है। उसके बाद में अगर मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? मास में से माइनस कर दो प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। देन मूविंग ऑन टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम के अंदर भी फर्दर छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह रखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
जिनके एब्सोल्यूट चार्जेस बहुत सिंपल है लर्न करने में, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, न्यूट्रॉन तो जीरो ही होता है, राइट। रिलेटिव मास कहेंगे, रिलेटिव चार्ज कहेंगे, रिलेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन को -1, प्रोटॉन को +1 और न्यूट्रॉन को 0 रखेंगे। एब्सोल्यूट मासेस की बात करेंगे तो बच्चों एब्सोल्यूट मास यानी उसका मास कितना है, राइट। तो किलोग्राम्स में हम सबके मास 9.1 10 -31 kg इलेक्ट्रॉन का मास, जो कि बहुत कम है। उसके बाद बाकियों के मासेस हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के यहाँ पर 1.6 10 -27 और यहाँ आ जाएगा सेम ही हो जाएगा न्यूट्रॉन का, हल्का फुल्का फर्क होता है। रिलेटिव मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का नियर टू 0 कर देते हैं और बाकियों के 1 AMU रखते हैं। अब मैम ये AMU क्या है बच्चों, AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको U भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बन का मैंने अमाउंट, कार्बन का एक एटम ले लिया, उसका 1/12 कर दिया, कार्बन के एटम का हमने 1/12 कर दिया है पार्ट, उसको बोलेंगे हम 1 AMU। अब 1/12 ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का मतलब उसमें 12 प्रोटॉन है, तो 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो 12 से 12 कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, यानी 1 AMU क्या होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन होता है। बात समझे, तो 1 AMU जहां भी लिखा जाए हम ये समझ लेंगे 1 AMU का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद बात करते हैं एक टर्म एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कुछ नहीं, सिंपल नाम से समझ आ रहा है कितने एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अगर मोनो एटॉमिक बोलेंगे तो 1 एटम है, डायटॉमिक 2 एटम, ट्राइटॉमिक 3 एटम, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, 6, हेक्सा मतलब 6 एटॉमिसिटी हो जाएगी। ठीक है जी। तो आगे हम बात करें मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, 12 AMU या 12U, 12 AMU या 12U, जिसका मतलब AMU की जगह मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं, अभी बताया था, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, इतना। तो इस तरीके से आप किसी का भी मास निकाल सकते हो। एब्सोल्यूट मास अगर किसी एटम का निकालना हो तो एब्सोल्यूट मास क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, मास नंबर जो आपने लिखा इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक बात है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है वो लिखा, मास ऑफ प्रोटॉन ये रही वैल्यू, और मास ऑफ प्रोटॉन को क्या लिखा था, 1 AMU, तो यानी कि एटॉमिक नंबर AMU में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मास। कुछ नहीं, एब्सोल्यूट मास में यूनिट आ जाएगा AMU, एटॉमिक नंबर जो हमारे पास होगा मास नंबर जो है वो खाली A से लिखा जाएगा। अगर बात करी जाए स्पीशीज हमारे पास 2 कैटेगरी की होती है बच्चों। स्पीशीज हमारे पास 2 कैटेगरी की, एक न्यूट्रल स्पीशीज और एक चार्ज स्पीशीज। न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहते हैं, लेकिन चार्ज में अगर कैटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम। कैटायन पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे, और एनायन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन। और मास याद रखना हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर रहता है, इलेक्ट्रॉन का ना के बराबर लेके चलते हैं मास। ठीक है, रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। रिलेशनशिप में सबसे पहला है आइसोटॉप्स, जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप। इसमें आपको सारों के मास नंबर जो है वो सेम दिख रहे हैं, लेकिन मासेस क्या है ऊपर डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ प्रोटॉन, तो सबके प्रोटॉन क्या हो जाएंगे 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। न्यूट्रॉन क्या है 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। दूसरी डेफिनेशन, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर हेवी मेंबर जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू आइसोबार्स, जस्ट उल्टा। आइसोबार में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, मास क्या होता है, सेम होता है, ऑपोजिट करना है। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम और आर्गन को ले सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है, जैसे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम नियॉन है ना, चार्ज स्पीशीज है। तो अगर आप देखो सबके इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पर सेम है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। आइसोटोन्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं, स्टीयर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिसिटी सेम रहती है। डायाफर्स के अंदर n - p न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। उसके बाद बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं एक पेयर का मतलब 2 पीस, 1 डजन का मतलब 12 पीस, अब किसी के भी हो सकते हैं। वैसे ही 1 मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, जिसके भी मोल्स कर रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, तो ये एवोगैड्रो नंबर है। तो अगर कहा 1 मोल कार्बन एटम, इसका मतलब क्या, Na कार्बन एटम, Na मतलब यही नंबर एवोगैड्रो नंबर, जिसका वैल्यू इतना होता है। ठीक है, कार्बन एटम, अब कार्बन का नंबर कितना, कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 12, है ना, तो 12 AMU से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आप AMU की जो टर्म है इक्वल हो जाएगा उतना ही ग्राम, समझ रहे हो, 12 AMU 12 ग्राम। तो ये हमारा रिलेशन होता है कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1/Na ग्राम के, यानी AMU से ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम से AMU में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे H2O मॉलिक्यूल है,
तो एक मोल H2 का मतलब NaH2 मॉलिक्यूल जिसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, मल्टीप्लाई कर दो 18 AMU मास के साथ में तो 18 ग्राम आ जाएगा ये आपके पास 1 मोल H2, समझे? ये बन जाएगा आपका ग्राम के साथ। तो शॉर्टकट देख लो, मोलर मास क्या होता है, जो भी आपका मास नंबर होता है उसको ग्राम में लिख दो, यानी 1 मोल नाइट्रोजन 14 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन 16 ग्राम, 1 मोल H2 18 ग्राम, 1 मोल H2SO4, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन की बात करें तो अगर लिखा है 14 AMU, ये क्या है, ये इसका एटॉमिक मास है। अगर लिखा है 14 ग्राम, ये क्या है, ये इसका मॉलिक्यूल का मास है, मतलब इसका मोलर मास है ना, इसका मोलर मास है, तो इसको मोलर एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास जब ग्राम में लिख रहे हैं, राइट। अकेला 14 लिखा है, कोई यूनिट नहीं है, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास या खाली मास नंबर, ठीक बात है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं एवरेज मास निकालने के लिए। तो आइसोटॉप्स के केस में आपने देखा था अलग अलग एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स थे, तो आइसोटॉप्स के केस में हम एवरेज मास यूज करते हैं। कैसे? तो मान लो आपको दो ये इसके आइसोटॉप दे रखे हैं क्लोरीन के, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और उसके मासेस है, तो आप कैसे एवरेज निकालोगे, जितना परसेंटेज है इंटू उसका मास प्लस दूसरे का परसेंटेज इंटू उसका मास बाय 100। ऐसे ही आपको जितने भी है, तीसरा दे रखा हो तो परसेंटेज इंटू मास, ठीक है, उसको भी ऐड कर दो, ये आप एवरेज निकाल लेते हो। रिलेटिव निकालने के लिए क्या करना होता है, जितना भी मास होता है एटम का डिवाइड कर दो 112 तो कार्बन 12, तो 112 तो कार्बन 12 का मतलब 112 ऑफ कार्बन 12 मास होता है ना, और मास ऑफ प्रोटॉन कार्बन 12 का मतलब क्या, उसमें 12 प्रोटॉन होते हैं, तो 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 12 से 12 कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन से कैंसिल, तो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर के बराबर आ जाता है। तो याद रखना 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल के बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मोल की कैलकुलेशन। बच्चों मोल की कैलकुलेशन में डिफरेंट तरीके से मोल कैलकुलेट करना होता है। अगर आपको मास दे रखा हो तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपके पास टेम्परेचर अगर इतना है, प्रेशर इतना है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा लिख रखा है। तो बच्चों ये हम यूज करते हैं STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपको यूजुअली यही किया जाता है। पहले 1 बार यूज किया जाता था तो वॉल्यूम कितना था 22.4, लेकिन आज 1 ATM यूज किया जाता है तो वॉल्यूम कितना लेंगे 22.7 लेंगे हम यहाँ पे वॉल्यूम। अब ये कैसे निकाला मैम, तो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन याद आ गई, PV इक्वल्स टू nRT। तो बच्चों PV इज इक्वल्स टू nRT में जो ये R है, R ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आपका, जिसका वैल्यू कितना होता है 8.314 या 25/3 बोल सकते हैं जूल पर कैरी पर मोल, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या 0.0821 जिसको अप्रोक्सीमेटली 1/12 लीटर ATM इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स बन जाएगा इसकी यूनिट, ठीक है जी। अब PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, n को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, गिवन मास बाय मोलर मास, अभी बताया था, गिवन मास बाय मोलर मास, तो मास को ले जाओ इधर, है ना, मास को ले जाएंगे इधर, तो वॉल्यूम ले गए इधर, राइट। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो ये बन जाएगा PM इज इक्वल टू रो RT, डेंसिटी RT। अगर मुझे रो निकालना है, डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, PM डिवाइड बाय RT, PM डिवाइड बाय RT, तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। अब बात करेंगे वेपर डेंसिटी की। वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो डेंसिटी जो गैस की है डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिखोगे, वेपर डेंसिटी आ जाएगी। नाउ द पॉइंट इज, एक और फॉर्मूला बनाया, जब वैल्यूज पुट कर देंगे सारी के सारी इधर ऐसी हाइड्रोजन के लिए, तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वेपर डेंसिटी का, जो यूज करते हैं, जो भी मास है गैस का अपॉन कर दो 2 से, जो भी मास बन रहा है गैस का डिवाइड कर दो 2 से, तो ये बन जाएगा आपके पास वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कंबाइंड गैस इक्वेशन जिसमें हमने कॉम्बिनेशन कर दिया P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, जिसमें n तुम्हारा कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास में रिलेशंस है, बॉयल्स लॉ बोलती है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T गेली-सेक लॉ बोलती है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, V प्रोपोर्शनल टू T जब प्रेशर कांस्टेंट होगा चार्ल्स लॉ, और V प्रोपोर्शनल टू N नंबर ऑफ मोल्स जब एवोगैड्रो लॉ बोलती है, बाकी चीजें कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। ये एक निंजा टेक्निक बच्चों बता रखी है, जब ये सारे के सारे मोल्स के इक्वल है तो ये आपस में भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने डायरेक्ट बना दिया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन पार्टिकल्स बाय Na, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये सारे एक दूसरे से इक्वल है, डिपेंड करेगा फॉर्मूले में क्या चीज यूज करनी है, पार्टिकल दिया और वॉल्यूम पूछा तो ये दोनों यूज कर लो, मास दे रखा है पार्टिकल पूछा ये दोनों यूज कर लो। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, राइट। उसके बाद आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये लॉ वेसर ने दी थी, ये कहती है कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट के जो मास होंगे वो इक्वल होंगे प्रोडक्ट के मास के बराबर। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ
प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हमेशा याद रखना बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। लिमिटेशन इसकी ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में निकल जाता है तो मास कंजर्व नहीं रहा, है ना, कुछ मास लॉस हो गया। फिर आती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो बोलता है प्राउस्ट। ये क्या कहता है कि अगर पानी है, तुम्हारे घर का, मेरे घर का, पड़ोसी घर का, नदी का, है ना, कहीं का भी पानी है, अगर वो पानी है H2O तो उसका रेशियो बाय मास क्या रहेगा? सेम होगा। कहीं का भी पानी हो, है ना, आर्टिफिशियली भी बना रखा, अगर वो पानी है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? मतलब रेशियो ऑफ मास क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो एलिमेंट्स हमेशा फिक्स रेशियो में आपके कंबाइन करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। उसके बाद एक लिमिटेशन है कि आइसोटॉप के केस में ये चीज़ वैलिड नहीं करती। जैसे D2O और H2O है, इनका मास डिफरेंट हो गया क्योंकि ड्यूटेरियम का मास क्या है? 2 है, डिफरेंट है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो डाल्टन जी ने दी थी। डाल्टन जी कहते हैं कि अगर एलिमेंट जो है वो अलग अलग तरीकों से कंबाइन कर रहे हैं, जैसे H2O, H2O2, तो इनमें जो रेशियो है ना जिसमें वो कंबाइन कर रहे हैं वो होल नंबर में है। ये 8 और 16 देख रहे हो, 8 16 क्या हो गया? 1:2, है ना, तो ये होल नंबर में कंबाइन कर रहे हैं, राइट। ऐसी स्पीशीज को नहीं ले सकते हैं जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है 1.2, डेसिमल्स वाले नहीं लेंगे हम, ठीक है, वो फॉलो नहीं करेंगे। गेली-सेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम नाम से पता चल रहा है इन्होंने दिया था। क्या कहता है ये कहता है कि अमाउंट जो हमारे गैसेस होती है वो रिएक्ट करती है एक दूसरे से होल नंबर के रेशियो में, यानी 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम बना रहा है तो ये होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर रही है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बना रखा है, इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर देखो H2O H2S, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, तो सल्फर और ऑक्सीजन एक दूसरे से जो कंबाइन कर रही है वो एक दूसरे से कंबाइन करती है इन दी फॉर्म ऑफ होल नंबर। यानी जो यहाँ से ये कंबाइन कर रहे हैं ना, देखो हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन इधर सल्फर से, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन सल्फर जब कंबाइन करेंगे तो ये आपस में किस में होंगे? होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा। देन मूविंग ऑन टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एग्जैक्ट कितने एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहा है तुम्हारे मॉलिक्यूल को, है ना, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम्हें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है, यानी इसको ग्लूकोज को कट कर सकते हैं ना 1 to 1, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या बन जाएगा? CH2O, राइट, ये बन जाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड कर दो ग्लूकोज की, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकाल दो, इसका मास निकाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो, N निकल आएगा, राइट। ये क्या निकल जाएगा आपके पास? N निकल जाएगा। आपने इस N को, ये क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जब इन दोनों के मास को आप डिवाइड कर दो कि आपके पास 6 आएगा, इसका मास निकालो, इसका मास निकालो, डिवाइड करो, 6 आएगा, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो एम्पेरिकल फॉर्मूला से, C6H12O6 बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरीके से तुम एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हो, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करें मैम, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत सॉलिड है बच्चों। करना क्या होता है, आपके एलिमेंट्स है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, है ना, उसका परसेंटेज दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, तो डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसको सिंपलेस्ट होल रेशियो में कन्वर्ट करना है। मान लो 1 to I, मान लो 1 और 2I। कार्बन की परसेंटेज X दे रखी थी, हाइड्रोजन की Y दे रखी थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दे रखा था तुम्हें 84, ठीक बात है। तो तुमने क्या किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, मान लो 1 2 मतलब कार्बन 1 H2, ये बन गया सॉल्व करके, ठीक है जी। तो फॉर्मूला मास को डिवाइड कर दो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, जो कि आ जाएगा आपके पास 6, ठीक बात है। ये क्या आ गया? 6 आ गया। तो अब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला तो पता है क्या? CH2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कर दो, यानी 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C6H12 हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होता है तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक बात है। सबसे पहले आपको परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज को डिवाइड करो एटॉमिक मास से, जो भी वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हम, उसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। होल नंबर आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला बना दिया, उस फॉर्मूले से मास निकाल दो, कार्बन हाइड्रोजन का मास देखना, बन जाएगा आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, ये दिमाग में इमेज क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। कर दिया, आपके पास जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको बोलेंगे N। अब आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला था, मल्टीप्लाई कर दो M से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आती है ये कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म W/W मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, V/V मतलब वॉल्यूम ले लो इस बार, और V/W मतलब ऊपर मास नीचे वॉल्यूम ले लो, सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे। अगर क्वेश्चन दे दिया मान लो 50% W/W मतलब 50% W/W का मतलब 50 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर W/V दे दिया तो आपका 30 ग्राम सॉल्यूट, और V मतलब वॉल्यूम, 100 ml सॉल्यूशन। V/V दे दिया तो दोनों ml में आ जाएंगे, है ना। 40% V/V मतलब 40 ml सॉल्यूट,
100 ml सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक बात है, ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चा लोग मोलैरिटी। किसकी बात कर रहे हैं? मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो मोल बाय वॉल्यूम यानी मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 2 मोलर सॉल्यूशन, मोलर या 2 कैपिटल M, मतलब 2 मोल सॉल्यूट के है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, इस तरीके से समझना है। कमेंट में मुझे बताना अगर मैंने लिखा 5 मोलर तो इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन अगर मैंने लिखा 5 मोलर तो इसका मतलब क्या है, आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अभी अभी। नॉर्मेलिटी के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट होता है उसकी जगह, बाकी सब कुछ सेम। ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास मतलब मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दो तो आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। नंबर ऑफ एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर ऊपर आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ इसको हम क्या बोलेंगे? मोलैरिटी बोलेंगे बच्चों। ये क्या है? मोलैरिटी ही तो है। तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक बात है, डन। यहाँ तक एक बार वीडियो पॉज करो और मुझे बता दो यस मैम इट्स डन। ओके, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो बहुत सिंपल सा काम है। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल, ए के है तो ए के अपॉन टोटल। बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। टोटल करेंगे, टोटल मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, फलाना फलाना जितने भी है सबको ऐड कर देंगे, टोटल मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। देन मूविंग ऑन टू मोलैलिटी। बच्चों मोलैलिटी, मोलैलिटी अलग है। मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आता है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आता है। तो अगर मैंने लिखा 3 मोलर, मोलर तो 3 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, 3 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट। तुमसे पूछती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय 7 मोलल, MOLAL, उसका मतलब क्या है? जल्दी से आंसर मुझे देना। स्ट्रेंथ निकालने के लिए वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आता है। तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का ये क्वेश्चन आ जाता है। रिलेशन बच्चों ये मैं आप लोगों के लिए लिख के आई हूँ। वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करती, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी ना मैं एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगी, बट तुम्हारे लिए मैंने लिख दिया। अगर तुम चाहते हो तो तुम इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, सही बताऊँ तो मैंने तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख दिया, बाकी मैं यूज़ नहीं करती। आयोनिक कंपाउंड में मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी क्या होती है? सेम होती है। अगर हमने किया डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाएगा, तो पानी मिलाने के बाद नया वॉल्यूम नया मोलैरिटी बनती है। तो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 यूज़ करते हैं हम, राइट, बिफोर और आफ्टर। लेकिन अगर हमने 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो हम ऐड करेंगे और जिससे रिजल्टेंट आएगा, तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3 हो जाएगा। देन मूविंग ऑन टू स्टोइशियोमेट्री, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके आने के प्रोबेबल चांसेस है। स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके सामने की रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें N2 के आगे क्या है? 1, तो 1 मोल N2, 3 मोल H2 क्या बना रहा है? 2 मोल का अमोनिया बना रहा है। मास निकाल सकते हो, मोल इंटू मोलर मास। तो 1 का कितना होता है? 28, 3 का मतलब ये कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है तो 6 ग्राम। और ये क्या बना देगा? 2 अमोनिया, 2 मोल का मास कितना होगा? 34 ग्राम हो जाएगा अमोनिया का, 2 मोल अमोनिया का मास। ठीक है, वॉल्यूम देख लो, तो 1 मोल का कितना होता है? 22.7 अभी बताया था, है ना, STP पे। और 3 का क्या हो जाएगा? 3 × 22.7, और 2 का कितना हो जाएगा? 2 × 22.7। अगर मॉलिक्यूल के बेसिस पे लेंगे तो एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो ये हमारे पास में इस रिएक्शन के अंदर आ जाता है। बात समझ आ गई बच्चों? उसके बाद ये एक रिएक्शन मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क रिएक्शन दिया, तो अब आपको बताना है कि इसका कितना मोल, कितना वॉल्यूम, कितने मॉलिक्यूल्स, कितना मास होगा। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे कि बताओ आपका N2 अगर 14 ग्राम होगा तो कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो तुम्हें यूनिटरी मेथड लगाना आता है ना कि 28 6 के साथ कर रहा है, तो एक किससे करेगा? 6/28, तो 14 किससे करेगा? 6/28 × 14 कर सकते हो ना ये। तो ये यूनिटरी मेथड से आप कोई भी स्टोइशियोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज प्योरिटी का एक फॉर्मूला होता है मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100, जिससे आपको प्योर सैंपल पता चलता है कितना है। परसेंटेज यील्ड का मतलब एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल इनटू 100। एक्चुअल होता है एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल होता है कैलकुलेटेड यील्ड। ठीक है, उसके बाद आता है लिमिटिंग रिएजेंट, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत ईजी सा होता है। लिमिटिंग रिएजेंट नाम से पता है जो लिमिट में है, कमी है जिसकी हमारे पास। मान लो घर पे मेहमान आए हैं, चाय बनानी है, तो आपको चाय बनाने के लिए चीनी और दूध चाहिए। चीनी मान लो तुम्हारे पास 30 kg की है और दूध कितना है? 2 कप। तो बताओ कौन है लिमिट में? कौन बताएगा कितनी चाय बनेगी? ये तो नहीं कि 30 किलो चीनी है तो 30 की 30 बना दो, मारना थोड़ी ना है मेहमान को, है ना। हम कहते हैं अतिथि देवो भव,
मारना नहीं है। तो 30 kg डिसाइड नहीं करेगी, 2 कप डिसाइड करेंगे कि 2 कप ही चाय बन सकती है, क्योंकि 2 कप ही दूध है। पानी नहीं मिलाना, ये काम नहीं करना, ठीक है। तो जो कम है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैम कैसे पहचाने, इधर आ जाओ, कैसे पहचाने हम इसको। तो N2 3H2 मान लो 2NH3 बना रहा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 मोल इसके 5 मोल इसके, तो बताओ कितना अमोनिया बनेगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, 2 डिवाइड कर दो कोफिशिएंट, मोल को डिवाइड कर दो कोफिशिएंट से, मोल को डिवाइड कर दो कोफिशिएंट से, तो 2/1 ये आ जाएगा 5/3, 5/3। तो किसकी वैल्यू कम आ रही है, इसकी वैल्यू कम आ रही है, तो यही होगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट और डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि हम जानते हैं 3 मोल 2 मोल बना रहा था, 3 मोल कितना बना रहा था बच्चों, 2 मोल बना रहा था, तो 5 मोल कितना बनेगा, तो 3 अगर 2 बना रहा है तो 5 कितना बनाएगा, 3.33 मोल का अमोनिया बनाएगा। इस तरीके से मोल के क्वेश्चंस, लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक बात है बच्चों। यहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें सारी बात क्लियर होगी और इसी से हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसका क्विक रिवीजन करके हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, हेल्पफुल हो जाएगा, तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और नेक्स्ट कौन से चैप्टर की तुम्हें माइंड मैप सीरीज चाहिए तो डेफिनेटली मैं लेके आ जाऊंगी उसकी वीडियो। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियरली रिवाइज हो गया होगा, चैप्टर रिविजिट हो गया होगा, कॉन्सेप्ट चमक गए होंगे, तो हैशटैग चमका आना चाहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।